हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक जो कि लाइमलाइट में बना हुआ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाले हैं भारत के साथ में जो एक पड़ोसी देश सीमा बनाता है और वहाँ पर हमें एक घाटी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है गालवन घाटी। विवाद के बारे में वैसे तो यदि हम देखें तो भारत के साथ में दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जो हमेशा किसी न किसी तरीके से भारत को परेशान करते रहते हैं। एक तो है नापाक पाकिस्तान और एक दूसरा है दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाला, लोगों को परेशान करने वाला दूसरा देश चीन है। आज हम संपूर्ण विस्तार पूर्वक हमारे इस भाग के बारे में जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। यदि कोई भारतीय जो सच्चा भारतीय है इस वीडियो को अंत तक देखना, सभी कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले यदि बात करें कि वर्तमान के दिनों में हाल ही के दिनों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो चीन है उसके द्वारा इस गालवन घाटी को लेकर किसी प्रकार से फिर से विवाद उत्पन्न किया जा रहा है और चीन ऐसा मानता है, चीन के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि हम 1962 वाला फिर से परिणाम भारत को याद दिला देंगे। किंतु मैं चीन से एक बात कहना चाहता हूं कि वह भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, वह भारत 20वीं सदी वाला भारत नहीं है। आज का भारत 2020 वाला भारत है और आज का भारत 21वीं सदी वाला भारत है। उस समय 1962 की कुछ हालात अलग थे। उस समय 1947 के अंतर्गत भारत ने आज़ादी प्राप्त करी और लगभग 15 सालों बाद भारत के पास में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद नहीं थे। उसी थोड़े से समय के अंतर्गत हमें युद्ध में जाना पड़ा और उसके कारण हो सकता है कि हमने तभी भी अच्छे तरीके से हमारे सैनिकों का जो जज्बा था उस जज्बे ने चीन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। किंतु चीन अब यह ना सोचे कि यह भारत अब 1962 वाला भारत है। चीन को भारत अच्छी तरह से सबक सिखा देगा। यदि आज ही युद्ध छिड़ जाए तो चीन को भारत बता देगा कि भारत की असली ताकत क्या है। आज हम बात करने वाले हैं इस जम्मू और कश्मीर के बारे में जो कि भारत का हमारा अभिन्न अंग है। आपको एक बात पता होना चाहिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई सारे राजनीतिक दल एक बात हमें कहते हैं, वह ऐसा कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। मैं तो ऐसा कहता हूं जम्मू और कश्मीर ही क्यों, संपूर्ण जो पाकिस्तान है वह भारत का अभिन्न अंग है। संपूर्ण जो बांग्लादेश है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था वह हमारा भारत का अभिन्न अंग है। यह सभी बातें आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको LOC के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको LAC के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से कश्मीर घाटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से अक्साई चीन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यह वाला जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान के द्वारा चीन को गिफ्ट दे दिया गया है, शक्शगम घाटी वाला क्षेत्र, इसके बारे में जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देने वाला हूं। मोस्ट IMP यह टॉपिक हो जाता है। शुरुआत करें किसकी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यह जो हमें लाइन दिख रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा, बार बार आप सुनते हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसे लेकर बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है पाकिस्तान की ओर से।
यह है कहां पर, तो यह देखना जब भी आप हमारे इस भारत के अंतर्गत देखोगे जो जम्मू कश्मीर का जो कि भारत का अभिन्न अंग है, इसे देखोगे तो उसके अंतर्गत आपको यहां से दक्षिण तरफ से एक लाइन आपको जाती हुई दिखेगी। यह लाइन कहां तक जाती है, सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है। तो यही हमें देखने के लिए मिलती है, यही लाइन जानी जाती है LOC के नाम से। और यदि इसकी बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 740 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हमें देखने के लिए मिलती है। और आप जानते होंगे एक बात, अच्छे से आपको पता है कि 1962 के अंतर्गत जब इस गालवन घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था, तो जो सैनिक होते हैं, भारत के सैनिक और चीन के सैनिक के बीच में छोटी मोटी झड़प हुई थी और वही झड़प बाद में जाकर युद्ध के अंतर्गत बदल गई थी। तो उसी के अंतर्गत चीन ने उस समय क्या कर लिया था, वैसे तो चीन यह अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है इसे कब से हम देखें 1950 से ही कैप्चर करने के लिए प्रयासरत था। उसके पश्चात 1959 तक उसने इस पर अपना अधिकार बताना शुरू कर दिया था। और 1962 के अंतर्गत जो चीन की हमेशा चाल रही है दूसरों की जमीन पर कब्जा करना, तो हमारे इस क्षेत्र पर चीन के द्वारा धोखे से कब्जा कर लिया गया है। उसके पश्चात यदि हम देखें तो हमें यह LOC का जो भाग देखने के लिए मिलता है, इस तरफ का यह गिलगिट वाला भाग और यह बाल्टिस्तान वाला भाग बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में एक छोटी सी बात है, आप जानते हो 1947 के अंतर्गत एक अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके अंतर्गत आप जानते हो इसी अधिनियम के द्वारा दो राष्ट्र बने, एक राष्ट्र बना पाकिस्तान और एक हमारा राष्ट्र बना भारत। तो इसके द्वारा तो बन गया, किंतु एक हमें देखने के लिए मिलता है जम्मू और कश्मीर, वह न तो भारत के साथ विलय करना चाहता था और न ही पाकिस्तान के साथ में विलय करना चाहता था, वह स्वतंत्र रहना चाहता था। वहां के एक राजा हुआ करते थे, राजा हरि सिंह, जो अलग ही मूड में थे। वह यह चाहते थे कि कहीं ना जाऊं, मैं स्वतंत्र रूप से अलग बना रहूं। तो इसी बीच क्या होता है, बात है सितंबर के अंतर्गत ऐसा होता है 1947 के अंतर्गत जो पाकिस्तान समर्थित जो कबीलाई है वह हमारे इस जम्मू और कश्मीर पर आकर क्या कर देते हैं, आकर चढ़ाई कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और जैसे ही यह बात वहां के जो राजा हुआ करते थे, तत्कालीन राजा हरि सिंह को पता चलती है, वह तत्काल मदद के लिए भारत के पास आते हैं और भारत के जो गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन से इसके संबंध में मदद मांगते हैं। किंतु लॉर्ड माउंटबेटन उनसे यह कहते हैं कि यदि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर यदि कर दोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। और वह इसके लिए राजी हो जाते हैं, वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसे ही हस्ताक्षर वह करते हैं तो उनकी सेना लगभग यहां तक आ चुकी थी। भारतीय सेना जैसे ही निकल पड़ती है, भारत की सेना पाकिस्तान के कबीलाइयों को साथ ही साथ पाकिस्तान की सेना को पीछे ढकलते हुए यहां तक ले जाती है। किंतु उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जाता है कि किसी प्रकार से समझौता कर लिया जाए, किसी प्रकार से युद्ध विराम बना लिया जाए। किंतु यह बात वह ले जाते हैं यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। और जैसे ही यह बात संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जाती है तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनकर रह जाता है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अर्थात हम देखें यूनाइटेड नेशन जो है वह यहां पर एक प्रकार से स्टे की कंडीशन बना देता है, जो जहां पर है वहीं पर खड़े रहे। इस प्रकार की बात संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कह दी जाती है। तब से यदि हम देखें तो यह वाला जो पोर्शन है दक्षिण वाला हमारे भारत का रह गया और यह वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा उत्तर वाला वह पाकिस्तान ने वहां तक कैप्चर कर लिया। यदि देखें तो यह संपूर्ण जम्मू और कश्मीर हमारा है, क्योंकि
उस समय के तत्कालीन राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके यह संपूर्ण जो भाग है हमें सौंप दिया गया था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात यदि देखें तो मैंने आपसे कहा यह अक्साई चीन वाला भाग चीन के द्वारा 1962 के अंतर्गत जब युद्ध हुआ था तो किसी प्रकार से हम देखें तो कब्जा कर लिया गया है धोखे से इस भाग पर। और आप बार बार सुनते होंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंतर्गत ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत हम देखें बहुमूल्य चीजें इस भाग के अंतर्गत पाई जाती है, इसलिए पाकिस्तान इस भाग को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। किंतु अब यह वक्त आ गया है जी कि हम क्या करने वाले हैं, पीओके को वापस लेने वाले हैं। अब यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत हमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन देखने के लिए मिलती है। वह लाइन कौन सी है? LAC के नाम से जानी जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। यह लाइन हमें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। किन दो देशों के बीच के अंतर्गत? तो भारत के बीच में और इधर हमारा है चीन के बीच में यह लाइन हमें देखने के लिए मिलती है। बताइए कितना दुर्भाग्य है कि हमारे पास में सब कुछ ताकत होने के पश्चात भी हम उस समय भी हमारा जो अभिन्न अंग हुआ करता था जम्मू और कश्मीर, उसे बचा नहीं पाए। इस चालाक चीन ने क्या कर लिया, हमारे इस जम्मू और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। कोई बात नहीं, आने वाले समय के अंतर्गत भारत की हमेशा ऐसी नीति रही है कि यह जो भारत की धरती है यह भारत के लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, भगवान महावीर को मानने वाले लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। कभी भी भारत देश के द्वारा किसी की जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं किया जाता, न किसी को कभी परेशान किया जाता है। इस प्रकार की नीति हमेशा भारत बनाए रखता है और इसी प्रकार की नीति भी होना चाहिए। यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है यह वाला क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र। यदि वर्तमान में यदि हम बात करें तो आपको देखने के लिए मिलता है, बात है 5 अगस्त 2019 की। उसके अंतर्गत हमें हमारी संसद के अंतर्गत हम वहाँ पर देखें हम तो हमारे जो गृह मंत्री है उनके द्वारा एक बिल लाया गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, उसे संसद के अंतर्गत पेश किया गया था। और उसी समय हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हो जाता है कि जिसे अलग प्रकार के जो प्रावधान दिए गए थे वह सभी विशेष प्रावधानों को वहाँ से हटा दिया जाता है। और वर्तमान में यदि बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और अच्छा हमें जम्मू कश्मीर हमारा देखने के लिए मिलता है। इसी के तहत 31 अक्टूबर को यदि हम देखें तो इस जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी अर्थात 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत बांट दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने के लिए मिलता है जम्मू और कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने के लिए मिलता है लद्दाख। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप यह भी जानते हो कि कुल मिलाकर यदि वर्तमान में देखें तो पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले तो 7 हुआ करते थे, उसके बाद में 2 बढ़े तो कितने हो गए, 9 हो गए, एक और कम हो चुका है। दमन एवं दीव एवं दादर एवं नागर हवेली को मिक्सअप कर दिया गया है। इस प्रकार से यदि देखें तो वर्तमान के अंतर्गत हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने के लिए मिलते हैं। अब यदि बात करें तो यह हमारे जो भारत का जो एरिया है, भारत के जो कब्जे में जम्मू और कश्मीर है, यहाँ पर केवल भारत का अधिकार चलता है। इसके अंतर्गत जो जम्मू वाला एरिया है हमेशा यहाँ पर शांति बनी रहती है, शांति प्रिय लोग यहाँ पर रहते हैं। हम इसके अपोजिट कभी देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है कश्मीर, और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है कश्मीर घाटी, अर्थात ये मुजफ्फराबाद वाला जो एरिया और भारत से जो सटा हुआ जो एरिया है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी का जो अधिकतर भाग हमें देखने के लिए मिलता है हमारे भारत में, और कुछ भाग हमें देखने के लिए मिलता है पाक ने जिस पर अधिकार किया हुआ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के भाग के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। तो यह हुई बात कश्मीर घाटी के बारे में। मैंने आपको LAC के बारे में बता दिया। इंडिया और चाइना के बीच में जो है
LOC के बारे में भी बता दिया। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर ली। यह लद्दाख है। इसी लद्दाख के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है एक झील है जिसका नाम है पेगोंग तसो झील। इस झील के ऊपर अभी हमें हाल ही में देखने के लिए मिला था कि चीन के सैनिक यहाँ पर हमारे भारत के जवानों से भिड़ गए थे, किंतु भारत के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और साथ ही साथ आपको बताता हूं गालवन घाटी विवाद क्या है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है यह जो अक्साई वाला जो चीन है और यह लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमें गालवन घाटी देखने के लिए मिलती है। यही वह गालवन घाटी है जिसके अंतर्गत 1962 के अंतर्गत यह जो युद्ध का आरंभ इसी घाटी के कारण माना जाता है। और वर्तमान में यदि बात करें तो चीन फिर से इसी गालवन घाटी का विवाद छेड़ रहा है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान के अंतर्गत यदि बात करें तो संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। और यदि देखें तो कई सारे जो राष्ट्र हैं चीन को इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और आप जानते हैं यह बात जानते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाला समय भारत के लिए, क्योंकि कई सारी जो हम देखें चीन के अंतर्गत जो भी कंपनियां हैं वह भारत के अंतर्गत आने के लिए आतुर है और भारत के लिए आने वाला समय अच्छा होने वाला है। यदि हम देखें तो आज का जो समय हमारे लिए क्रिटिकल है वह आने वाला समय बड़ा ही अच्छा हो सकता है। भारत के अंतर्गत कई सारी यदि कंपनियां आ जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में एक हमें व्यापक परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। और हम जो विकासशील देशों के अंतर्गत गिने जा रहे हैं हो सकता है बहुत जल्दी विकसित देशों के अंतर्गत हमारी पहचान होने लगे। इसी कारण चीन को क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है, इसलिए चीन किसी ना किसी प्रकार से भारत के साथ कोई ना कोई विवाद क्रिएट करना चाहता है। वह कभी नेपाल को भड़का देता है तो वह कभी पाकिस्तान को भड़का देता है। इसी प्रकार की जो करतूतें हैं चीन हमें समय समय पर हमारे साथ में करता दिखाई दे रहा है। किंतु कोई बात नहीं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत हमारे जम्मू कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है एक ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। यह हमें इसकी पोजीशन यहां पर देखने के लिए मिलती है। यदि बात करें तो इस सियाचिन ग्लेशियर का सबसे ऊंचा पॉइंट अर्थात हम देखें कि उत्तर वाला सबसे ऊंचा पॉइंट हमें कौन सा देखने के लिए मिलता है, तो इसका सबसे ऊंचा पॉइंट जो कि हम देखें किसी भी प्रकार का विवाद हमें यहां पर नहीं देखने के लिए मिलता, जिसका नाम है NJ 9842 के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अविवादित माना जाता है। उसके पश्चात बात कि यह कौन सा क्षेत्र है, तो आपको पता होगा एक हुआ था शिमला समझौता। शिमला समझौते के अंतर्गत यह वाला जो क्षेत्र था बंजर और बेजान घोषित किया गया था, बताया गया था। बात है 1971 की। और आप जानते हैं 1971 के अंतर्गत भी पाकिस्तान को करारी हार भारत के हाथों से सहना पड़ा था। उस समय हमने उसका एक भाग हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान, उसे हमने देखा था भारत के प्रयास से उसे अलग होना पड़ा था पाकिस्तान को। और यदि हम देखें तो वह भाग आज जाना जाता है बांग्लादेश के नाम से। तो उसी के पश्चात क्या होता है, अगले ही साल अर्थात 3 जुलाई 1972 को एक शिमला समझौता होता है। इसी समझौते के अंतर्गत इस एरिया को क्या घोषित किया जाता है, क्योंकि जो LOC थी वह यहां तक जाती थी और यह वाला एरिया एक प्रकार से उस समय यदि देखें तो बंजर और बेजान दिखाई पड़ता था, इसलिए यहां पर किसी के द्वारा भी अधिकार नहीं जताया गया था। किंतु बात है 1984 की, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
जैसे ही 1984 के अंतर्गत पाकिस्तान की नज़र इस एरिया पर पड़ती है और पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जाता है, एक यूरोपियन कंपनी को गर्म ब्लैंकेट या गर्म सूट का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र हमें सियाचिन ग्लेशियर देखने के लिए मिलता है। -55 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है। जैसे ही यह बात पता चलती है भारत को कि पाकिस्तान की ओर से यूरोप की एक कंपनी को हम देखें गर्म ब्लैंकेट बनाने का ऑर्डर दिया गया है, गर्म सूट बनाने का ऑर्डर दिया गया है, भारत भी क्या करता है, इसके लिए तत्पर हो जाता है और भारत के द्वारा भी इसी प्रकार के गर्म सूट और ब्लैंकेट बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। और जल्दी से वह जैसे ही सूट और ब्लैंकेट हमारे पास में आ जाते हैं, भारत के द्वारा जल्दी से ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके 1984 के अंतर्गत इस अधिकार पर, इस एरिया में अधिकार कर लिया गया है। तभी से यह सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए एक विजय का प्रतीक बनकर रहता है और यह सियाचिन ग्लेशियर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं इसी सियाचिन ग्लेशियर के अंतर्गत यदि देखें तो हमें एक नुब्रा घाटी देखने के लिए मिलती है। इसी नुब्रा घाटी से कौन सी नदी निकलती है, तो नुब्रा नदी हमें देखने के लिए मिलती है। और याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा क्षेत्र है? सियाचिन जो ग्लेशियर है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। कुल क्षेत्रफल की यदि इसके बात करें तो 78 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत यह क्षेत्र हमें फैला हुआ दिखता है। और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, हम जानते हैं धरती पर केवल 2 ध्रुव है और तीसरा जो ध्रुव है उसे धरती का तीसरा ध्रुव यह कहलाता है सियाचिन ग्लेशियर। और 1984 के अंतर्गत ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इस पर भारतीय सेना के द्वारा अधिकार किया गया था। समुद्र तल से यदि ऊंचाई की बात करें तो 18,000 फीट से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई हमें देखने के लिए मिलती है। और यदि बात करें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप बन जाता है। एक और हमें देखने के लिए मिलता है नापाक पाकिस्तान, एक और हमें देखने के लिए मिलता है चालाक चीन, और दूसरे तरफ हम हैं, हमारा भारत है। तो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप बन जाता है। और यह जो LOC है यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। बाद में हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर अधिकार कर लिया तो यह LOC जो है यह बढ़ती हुई यहाँ तक कर लिए है, यानी यहाँ तक हमारे पास में यह क्षेत्र, यहाँ के जितने भी 4-5 क्षेत्र है वह भारत के अधिकार में आ गए हैं। और यदि बात करें तो इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात बात करें तो किस्सा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच में हमें रेखा देखने के लिए मिलती है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा देखने के लिए मिलती है। जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 2 दिन बाद सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा एक रेखा निर्धारित की गई जो जानी जाती है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। किंतु एक बात आपको पता होना चाहिए, यह जम्मू और कश्मीर भारत का जो अभिन्न अंग है, यहाँ पर हमें यह रेखा देखने के लिए नहीं मिलती। अर्थात यदि नीचे वाले पोर्शन में देखें, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, इसके अंतर्गत हमें यह रेखा बराबर व्यवस्थित रूप से देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात यदि बात करें तो भारत चीन के बीच में हमें मैकमोहन रेखा देखने के लिए मिलती है। यह मैकमोहन रेखा हमें स्पेशली देखने के लिए मिलती है अरुणाचल प्रदेश के तरफ। और इसके बीच में हम कितनी जो लाइन बनाते हैं, कितने किलोमीटर की जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो चीन के साथ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं 3,488 किलोमीटर की। यदि देखें तो सबसे लंबी बॉर्डर यदि भारत किसी देश के साथ में शेयर करता है तो वह देश हमें देखने के लिए मिलता है बांग्लादेश। उसके साथ में मैंने आपसे अभी कहा कि 4,096 किलोमीटर की बॉर्डर भारत शेयर करता है। उसके पश्चात दूसरा देश हमें देखने के लिए मिलता है चीन, 3,488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है चीन के साथ में हमारा भारत। और तीसरा देश हमें देखने के लिए मिलता है नापाक पाकिस्तान, जिसके साथ में 3,323 किलोमीटर की बॉर्डर हमारा
भारत शेयर करता है। यहाँ पर ये जो रेखा कहलाती है रेड क्लिफ कहलाती है, और इसके बीच में भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। उसके पश्चात एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। यह वाला जो एरिया है जो पीओके के अंतर्गत आता है, पीओके के अंतर्गत अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। यह वाला एरिया क्या पीओके के अंतर्गत आएगा? यह तो हमारा ही एरिया है। यहाँ का जो क्षेत्र है उसे पाकिस्तान के द्वारा आजाद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। किंतु एक बात मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तेरी औकात नहीं है कि तू आज़ाद पाकिस्तान इसे लिख सके, क्योंकि तू हमेशा भारत का गुलाम रहा था पहले। अब यदि देखे तो वर्तमान में तू आतंकियों का गुलाम है, और आने वाले समय के अंतर्गत तेरी औकात यह होने वाली है कि तू आने वाले समय के अंतर्गत इस चीन का गुलाम होने वाला है। तू हमेशा न किसी का था न किसी का होने वाला है। यदि हम बात करें तो इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं शक्सगम घाटी के नाम से जाना जाता है। यह वाला जो क्षेत्र है 1963 के अंतर्गत पाकिस्तान के द्वारा इस चीन को गिफ्ट में दे दिया जाता है। पाकिस्तान के द्वारा यह क्षेत्र चीन को इस प्रकार से गिफ्ट में दिया जा रहा है जैसे इसके बाप दादा की यह प्रॉपर्टी है। इस देश को, इस भारत देश को आजाद कराने में यदि खून पसीना हमारे किसी क्रांतिकारियों ने यदि बहाया है तो हमें देखने के लिए मिलते हैं वह क्रांतिकारी भगत सिंह देखने के लिए मिलते हैं, चंद्रशेखर आजाद देखने के लिए मिलते हैं, खुदीराम बोस देखने के लिए मिलते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी हमें देखने के लिए मिलते हैं, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। पाकिस्तान का इस पर कोई अधिकार नहीं है, किंतु पाकिस्तान इसी प्रकार की नापाक हरकतें हमें करता हुआ दिखाई देता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सी घाटी पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दी गई है? तो शक्सगम घाटी 1963 में दे दी गई है। अक्साई चीन पर चीन के द्वारा 1962 में अधिकार किया गया है। इसके बीच में जो हमें लाइन देखने के लिए मिलती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने के लिए मिलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात यह वाला पोर्शन हमें जम्मू और कश्मीर देखने के लिए मिलता है। लद्दाख के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण झील पेगोंग तसो झील देखने के लिए मिलती है। और यह सभी बातें मैंने आपको सियाचिन ग्लेशियर के साथ भी बता दी है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक देशभक्त होने के कारण भी आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।